लास्ट टाइम यूपीएससी का जो ईपीएफओ पेपर हुआ था वो 2020 में हुआ था और उस पेपर में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन स्कीम से आए थे। वैसे तो स्कीम से जो क्वेश्चन आते हैं वो हर एग्जाम में आते हैं, चाहे सिविल सर्विस का हो चाहे स्टेट सर्विस का हो, कुछ भी हो। तो लास्ट टाइम जो आया था वो आया था इसमें अटल पेंशन पे क्वेश्चन, और इसमें ये पूछा गया था कि जो इस स्कीम के सब्सक्राइबर्स होंगे उनके लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी रहेगी। ठीक, तो मैंने इसी को दिमाग में रख के स्कीम्स पे एक लेक्चर तैयार किया है और इस लेक्चर में कोशिश करूंगा कि जितने क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो थोड़ा सिंपल था, बट अब क्योंकि इस साल पेपर फिर हो रहा है तो हो सकता है कि पेपर थोड़ा डीप आए क्वेश्चंस। तो हम आज इसी को डिस्कस करेंगे कि अटल पेंशन योजना क्या है और क्यों पेंशन योजना की जरूरत पड़ रही है ना, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके फीचर्स हैं, इन सब पे। तो अटल पेंशन योजना बेसिकली स्टार्ट की गई थी 9 मई 2015 को। ठीक, और इस योजना को रेगुलेट करता है पेंशन फंड एंड रेगुलेशन, पेंशन फंड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA। इसको रेगुलेट करता है, लिख लीजिए पॉइंट्स। PFRDA इसे रेगुलेट करता है। ये जो स्कीम है ये स्पेशली भारत के नागरिकों के लिए है और इसमें मेनली फोकस किया गया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स को। प्रिविलेज, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, समाज में जो पुअर लोग हैं, उन लोगों को स्कीम में कवर किया गया है। ठीक, इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि मिनिमम पेंशन की गारंटी दी गई है कि इतनी पेंशन को प्राप्ति होगी। ठीक, और ये जो मिनिमम पेंशन होगी ये हो सकती है आपकी 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 पर मंथ। ठीक, और ये जो आपको पेंशन मिलेगी ये 60 साल के बाद प्राप्त होगी। ठीक, अब इसमें आपको 1,000 मिलेगी, 2,000, 3,000, 5,000, ये डिपेंड करेगा आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है स्कीम के अंदर। जो आपकी एज थी, वर्किंग एज, उसमें जो आप कंट्रीब्यूट करोगे 60 साल के बाद वही आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। और इसमें जो है गवर्नमेंट कुछ को कंट्रीब्यूशन करेगी यदि एक सर्टेन पीरियड के अंदर लोग इसको ज्वाइन करते हैं तो। ठीक, इसमें जो क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था यूपीएससी में, ईपीएफ एग्जाम में, वो आया था कि एज कितनी है। तो वर्किंग एज में 18-40 के बीच में आप कंट्रीब्यूट करेंगे और फिर 60 के बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगी इसके बेनिफिट्स पेंशन के रूप में। ठीक, जो भी बेनिफिशियरी इसमें जुड़ना चाहेगा उसके लिए सेविंग अकाउंट होना जरूरी है, चाहे फिर वो आइदर बैंक में हो या फिर वो पोस्ट ऑफिस के अंदर हो यहाँ पर। ठीक, एक चीज और कि मोबाइल नंबर और आधार कार्ड के थ्रू यदि आप चाहें तो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं है आधार कार्ड। होता है कि यूपीएससी दे दे एग्जाम में कि आधार कार्ड इसमें मैंडेटरी है, तो आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है। हम अगले पे आते हैं कि नीड फॉर पेंशन। भारत में पेंशन की नीड क्यों है, हम क्यों इस तरह की स्कीम्स लेके आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा कि नीड फॉर पेंशन में एक तो हो गया कि जैसे से एज बढ़ती है जो अर्निंग पोटेंशियल होता है आदमी का वो कम होते जाता है। ठीक, स्पेशली जो बात हम कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, जो गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं आदि लोग जो, तो उन लोगों के लिए समय के साथ जब उनकी अर्निंग कम होगी तो ये पेंशन स्कीम उनको रिलीफ देगी। ठीक, दूसरा ये हुआ है कि हमारे यहाँ तेजी से न्यूक्लियर फैमिली बढ़ गई है। ठीक, न्यूक्लियर फैमिली बढ़ने से हुआ ये है कि पहले क्या होता था, कंबाइंड फैमिली होती थी, तो यदि इनकम किसी एक व्यक्ति की कम होती थी तो जो अर्निंग नेक्स्ट पर्सन होता था परिवार का, नेक्स्ट पीढ़ी, जनरेशन, उसके थ्रू वो कंपल्सरी आती थी। अब क्या हो पा रहा है, अब क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली है तो आपके रिस्क बढ़ गए हैं। ठीक, इसके अलावा माइग्रेशन ऑफ अर्निंग मेंबर भी भारत में बहुत तेजी से बढ़ा है। ठीक, तो सोशल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज हो रही है और इसी को दूर करने के लिए इस तरह की पेंशन बनाई गई है। तीसरा ये हो रहा है कि हम देखें कि राइज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है हम देख रहे हैं कि लोगों की जो लिविंग कॉस्ट है वो भी बहुत महंगी होती जा रही है। ठीक, चाहे आपके आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर हम देखें, चाहे हेल्थ में चाहे एजुकेशन में, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, और एक एज के बाद हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, उस स्थिति में जो आपका मेडिकल एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है, तो वहाँ पे ये पेंशन स्कीम है ये आपको रिलीफ देगी। लास्ट, इंक्रीज लॉन्गेविटी, मैंने कहा था कि भारत में जो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। ठीक, जैसे जैसे हमारे यहाँ
मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ी हैं, लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंक्रीज लॉन्गेविटी। अब ऐसी स्थिति में हो क्या रहा है कि जो वृद्ध अवस्था में लोग एंटर करते हैं तो उनके पास फाइनेंशियल कोई सुविधा नहीं होती ये पेंशन स्कीम उनको सपोर्ट करने के लिए। तो ये एक और चीज होगी। और लास्ट, ये एश्योर्ड मंथली इनकम है, ठीक। तो ओल्ड एज में डिग्निफाइड लाइफ आपकी इसमें डिपेंड नहीं है, ठीक। आप खुद की पेंशन थ्रू अपने ओल्ड एज में एक सम्मानपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो ये इस पेंशन स्कीम के बेनिफिट्स हैं जो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए याद रखनी चाहिए, है ना, कि पेंशन स्कीम हम क्यों लेके आ रहे हैं। ये तो यहाँ बात हो गई। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें एक को कंट्रीब्यूशन का आइडिया भी था। वो बेसिकली जब स्कीम शुरू की गई थी 15 से जो 19 के लिए शुरुआती में, यहाँ पे एक को कंट्रीब्यूशन का आइडिया भी था सबका वर्क पास। लेकिन ये उसके लिए था जो 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच में ज्वाइन करेगा। और दूसरी कंडीशन ये थी कि उसने कोई और सरकारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में वो नहीं हो और इनकम टैक्स भी पे नहीं करता हो। ये 3 चीजें थी को कंट्रीब्यूशन के लिए गवर्नमेंट जो करती उसके तहत। खैर अब तो पीरियड ही निकल गया इसका, तो संभावना है कि क्वेश्चन ना बने। फिर भी यदि डेट वाइज पूछ सकता है तो आप बोल सकते हैं कि ये 5 साल का तक जो सब्सक्राइबर्स को कंट्रीब्यूशन होना था, है ना। लेकिन ये पीरियड था ज्वाइन करने का 15 से 16 के बीच में, ठीक, शुरुआती सब। अब हम आगे आते हैं। इसमें को कंट्रीब्यूशन में जो एक पॉइंट था वो ये था कि यदि को कंट्रीब्यूशन कितना होगा तो जो भी सब्सक्राइबर पे करेगा उसका 50% और वो अमाउंट किसी भी कंडीशन में 1,000 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक, क्लियर। गवर्नमेंट 1,000 से अधिक नहीं इसमें कंट्रोल करेगी। अब आगे आते हैं कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कौन कौन सी हैं जिनको आप ज्वाइन करते हो तो आपको अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है कि स्कीम्स कुछ हैं, इनके ईयर्स याद रखने हैं। हो सकता है कि वो आपको स्कीम्स दे दे और ईयर्स दे दे। तीसरा तरीका ये है क्वेश्चन बनाने का वो कि वो पूछ ले कि कौन सी स्कीम्स इनमें से ऐसी हैं जिनमें आप यदि बेनिफिशियरी हैं तो आपको अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो एक हो गया एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ठीक, मिसलेनियस प्रोविजन 1952। अच्छा, एक तरीका और है कि ऑर्डर में जमाने को आ जाए कि जो स्कीम्स हैं इनको ऑर्डर में जमाइए, ठीक। कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ये है 1948। इसके अलावा आसाम टी प्लांटेशन प्रोविडेंट फंड ये है 1955। इसके अलावा सीमेंट प्रोविडेंट फंड एक्ट 1966, ठीक। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ये है 1961। और लास्ट में एनी अदर स्टैचुटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। यदि आप इनमें से किसी भी स्कीम के अंदर बेनिफिशियरी हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में मेन जानकारी हो गई। अब हम आते हैं बेनिफिट्स ऑफ अटल पेंशन योजना। बेनिफिट ये है कि जैसे कि मैंने बताया था कि ये योजना गारंटेड है और गारंटी कौन दे रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें एक चीज है कि जो एक्चुअल रिलाइजेशन रिटर्न का है पेंशन का, यदि ये कम है एश्योर्ड रिटर्न, तो उस स्थिति में गवर्नमेंट आपको जितना मिलना चाहिए एश्योर्ड रिटर्न वो देगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको 5,000 रुपये महीने एश्योर्ड रिटर्न मिलना है, क्योंकि आप सरकार जो लेगी इसको डिफरेंट जगह पैसे को इन्वेस्ट करेगी। अब उससे रिटर्न कम भी आया तो आपका जो, मान लीजिए आपको 3,000 देने थे, है ना, सॉरी आपको इसको ऐसे कर लेते हैं, आपको 5,000 देने थे हर मंथ। अब सरकार का तरफ से जो रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है मान लो 3 के, शॉर्ट कितना हो गया 2 का, तो ये 2 गवर्नमेंट देगी। अब मान लो सरकार को देना था 5 और आपको सरकार को प्राप्त हुआ है 7 के, तो उस स्थिति में आपको पूरा पैसा 7 के मिल जाएगा। तो ये गारंटी है, मतलब आपका पैसा कम नहीं होगा, चाहे भले ही गवर्नमेंट के पास जो रिटर्न आ रहा है इन्वेस्ट करना वो यदि कम भी आएगा तो गवर्नमेंट उसको पूरा कर देगी, फुलफिल कर देगी, आपको पूरा रिटर्न देगी। तो ये स्कीम का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपका पैसा कहीं नहीं गया, ठीक समझाया। फिर यदि जो सब्सक्राइबर है उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो वाइफ है उसको मिलेगा, या फिर जो नॉमिनी है उनको भी मिलेगा। तो ये इसके बेनिफिट्स है ना। इस स्कीम को हम तैयार करेंगे प्रीलिम्स अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया था वो दिखा दूं। लास्ट टाइम केवल इन्हें पूछी थी इसके अंदर कि इस स्कीम में एज कितना है, तो एज इसके अंदर 18 से 40 ईयर में आप
कंट्रीब्यूट करोगे और 60 के बाद आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, और इसमें रेंज है, उसका रेंज पूछ ले तो 1,000 से रेंज स्टार्ट होती है और 5K। अब ये डिपेंड करेगा कि आपने कितना कंट्रीब्यूट इसके अंदर किया है। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया? चलो इसके आगे हम अगली स्कीम कल डिस्कस करेंगे। ठीक, ईपीएफओ का जो बैच स्टार्ट होगा ये 15 अप्रैल से होगा, है ना। मॉर्निंग आवर्स पे रखेंगे हम लोग, और इसमें पहले हम वो टॉपिक लेंगे जो आमतौर पे लोग नहीं पढ़ते, जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल लॉ। ठीक, इसके अलावा आपके जो लेबर लॉ वगैरह हैं वो सब देखेंगे। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हम लेंगे इसके अंदर। ठीक, इसके अलावा आपका जो इंग्लिश का पोर्शन है, मैथ्स का जो पोर्शन है, उसको हम पहले कवर करेंगे। बाकी जो पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह है वो हम बाद में लेंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा जोर देंगे क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन काफ़ी सारे डायरेक्ट ही आए हैं, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री को ही उन्होंने लिया है। ठीक, तो वो हम इसमें कवर करेंगे। वैसे जीएस भी लिखा हुआ है तो बाकी चीज़ें भी आपको कवर करनी पड़ सकती है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेगा बैच, और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम रहेगा। ठीक, क्लास में ही नोट्स बनवाए जाएंगे, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, सेम तरीके से क्लास के अंदर ही नोट्स मैं लिखवाते जाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।